कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए हम यहाँ पे एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बातें करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आज। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एक्चुअली क्या है कि फिजिक्स को कई सारे पोर्शन में डिवाइड किए गए हैं। आपका जो सिलेबस है 11th और 12th का, उसमें क्या किए गए हैं कि फिजिक्स को कई सारे पोर्शन में डिवाइड किया गया है। आपका जो अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो से हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को जो डिवाइड किया गया, आप देखिए कि आपको कितने तरीके की फिजिक्स पढ़नी है। तो फिजिक्स में एक तो है हमारा मैकेनिक्स जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज। दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स, हम पढ़ेंगे। राइटिंग गंदे। थर्मोडायनेमिक्स इस तरीके से हम पढ़ेंगे साउंड वेव के बारे में, और हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, और इसे डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, और पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। कई सारे पार्ट्स में फिजिक्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है आपके 11th और 12th क्लास के जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिए गए हैं। कुछ पोर्शन 11th में है, कुछ पोर्शन 12th में है। तो आज जो हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स है। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स है। तो आज हम यहाँ पर मैकेनिक्स की बात करेंगे। मैकेनिक्स होता क्या है? ठीक है, मैकेनिक्स होता क्या है? तो मैकेनिक्स को जब आप डिफाइन करते हो तो कहते हो कि छोटा सा इसका डिफिनेशन लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आप यहाँ पे लिखिए इसको, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with the rest and motion of the body. ठीक है, मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिक्स में, वो मेनली ये बात करेंगे कि बॉडी के रेस्ट और मोशन में, ठीक है, बॉडी के रेस्ट में होने के और बॉडी के मोशन में होने पे जो है वो सारी बातें होंगी मैकेनिक्स के अंदर। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि फिजिक्स को कई सारे पोर्शन में डिवाइड किए गए हैं और उसका एक पोर्शन जो है वो मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के अंदर का जो पोर्शन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसकी पढ़ाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले मैंने आपको मैकेनिक्स का डिफिनेशन बताया कि मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, बॉडी के रेस्ट या बॉडी के मोशन में होने के जो कारण पढ़ते हैं ना, बॉडी के रेस्ट या मोशन में होने के जो कारण पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, वही हमारा मैकेनिक्स है। ठीक है, अब देखिए मैकेनिक्स को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये किस तरीके से डिवाइड किया गया है मैकेनिक्स को? आपने देखा इसके डिफिनेशन में ये लिखा है कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स का जो डिवाइड है वो बॉडी के रेस्ट या मोशन में होने के कारण से किया गया है। तो यहाँ पे लिखिए मैकेनिक्स, अरे यार लिखिए मैकेनिक्स, और जो इसका फर्स्ट जो आप कहोगे इसको डिवाइड जो किया गया है वो है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है, सेकंड जो है आप कहो इसे काइनेमेटिक्स। दिख रहा है? चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा डायनेमिक्स। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखने की, डायनेमिक्स।
डायनेमिक्स के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसे एक दूसरा नाम भी है काइनेटिक्स, उसका दूसरा नाम भी दिया गया है काइनेटिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स को मैंने कहा पहले आपको फिजिक्स के बारे में बताया, फिजिक्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, उसका एक टर्म जो है हमारा मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स को हमने 3 भाग में डिवाइड किया, हमने कहा कि इसको में स्टैटिक्स एक पोर्शन है, दूसरा काइनेमेटिक्स है, तीसरा डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स को आप यहाँ पे काइनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक्स आखिर है क्या, स्टैटिक्स है क्या, और काइनेमेटिक्स क्या है, और हमारा डायनेमिक्स क्या है। स्टैटिक्स मतलब जैसा इसका नाम है उस तरीके से आप समझ सकते हैं। स्टैटिक्स मतलब हम बात कर रहे हैं बॉडी के रेस्ट के बारे में, बॉडी के रेस्ट के बारे में। आपने इसके डिफिनेशन में पढ़ा कि ये जो है साइंस का या फिजिक्स का वैसा भाग है जो कि बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यानी कि यहाँ पे स्टैटिक्स मतलब क्या हो गया, रेस्ट का कंडीशन, बॉडी जो है रेस्ट में है, और ये जो दोनों कंडीशन हो गया वो हो गया मोशन का कंडीशन। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का जो कंडीशन हुआ वो जो हुआ बॉडी के मोशन का कंडीशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैटिक्स की बात करते हैं। अब देखिए स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स, इसका मतलब हो गया बॉडी स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है ना। तो इसमें पहला केस तो ये हो सकता है बॉडी के रुकने का या फिर रेस्ट में होने का कि बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लगा हुआ है तो वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक, दूसरा कारण ये हो सकता है कि बॉडी पे जो फोर्स तो लग रहे हैं, बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। बात आपको समझ में आई कि मान लीजिए किसी भी मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस में आपने एक ब्लॉक को रखा ऑफ मास m। ठीक है, तो बॉडी तो ये रेस्ट में है, इस पे दिख रहे हो कि आप ये वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हैं। कौन कौन से फोर्स है, एक तो इसका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है ना, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये ग्राउंड है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर n इक्वल्स टू mg है, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर वर्टिकल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है तो इसका मतलब है ये इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में तो नहीं कर रहा, ये इस डायरेक्शन में तो इसका मोशन हो ही नहीं रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होने के बावजूद ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा। मोशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स का केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है ऑफ मास m। ठीक है, यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया F1 मैग्नीट्यूड का, दूसरा फोर्स आपने यहाँ पे लगाया F2 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, आपने 2 फोर्स लगाए यहाँ पे, और यहाँ पे तो जो आपको यहाँ पे बताया नॉर्मल यहाँ पे लगी रहा है, और यहाँ पे mg की बात हो ही रही है। ठीक है, एक केस ये हो सकता है कि मान लीजिए कि F1 इक्वल्स टू F2 हो जाए, एक केस ये हो सकता है कि मान लीजिए ये फोर्स इक्वल्स टू ये फोर्स हो जाए। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है F1 और F2 है ना, अगर F1 और F2 आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स तो लग रहा है बॉडी पे लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी अभी भी रेस्ट के कंडीशन में है। बात आप समझ रहे हैं, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन वो फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जितना फोर्स आपने इधर से लगाया उतना फोर्स आपने इधर से लगाया, तो ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिल अगर फोर्स एक दूसरे को कर रहे हैं तो बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो ये केस हो गया स्टैटिक्स का, ये जो केस हो गया वो स्टैटिक्स का, ये जो केस हो गया वो रेस्ट का हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि फोर्स लगने के बाद भी बॉडी जो है ये पॉसिबल है कि वो स्टैटिक कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात और है रेस्ट के बारे में, वो भी आप याद रखिए कि मान लीजिए कि आप एक चेयर को देख रहे हो। ठीक है, अब मान लो आप एक चेयर को देख रहे हो, चेयर क्लास में रखा हुआ है और आप कह रहे हो कि वो चेयर रेस्ट की कंडीशन में है। मैंने चेयर का एग्जांपल लिया, कहा आपने रेस्ट कंडीशन में, तो आप जो उसे देख रहे हो तो आप कह रहे हो रेस्ट की कंडीशन में।
ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान दूसरे प्लेनेट से उस चेयर को देखे, मान लेते हैं कि दूसरे प्लेनेट से उस चेयर को देखे, तो उसके रिस्पेक्ट में अर्थ क्या है, रोटेट कर रहा है। अर्थ तो रिवॉल्विंग है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो जब वो रोटेट कर रहा है तो अर्थ यानी रेस्ट की कंडीशन में नहीं है। तो जो इंसान वहाँ से देख रहा है दूसरे प्लेनेट से, ठीक है, या चांद से देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि वो जो चेयर है, जो कुर्सी है आपकी, वो रेस्ट के कंडीशन में नहीं है, डैट इज नॉट इन द स्टैटिक कंडीशन। बात आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी को आप जो देख रहे हो, ठीक है, आपके रेफरेंस ऑफ पॉइंट से वो स्टैटिक कंडीशन में तो है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे कंडीशन रेफरेंस ऑफ पॉइंट से वो स्टैटिक कंडीशन में ना हो। ये पॉसिबल है जब हम दूसरे, लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है। जब आप सामने सामने देख रहे हो तो आप कहते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू मी दिस चेयर जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है। बात समझ में आ गई? रेस्ट की कंडीशन, फोर्स लगने के बावजूद भी हो सकता है कि वो रेस्ट में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो। दूसरा केस हो सकता है कि उसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो भी रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। बात समझ में आ गई ना? अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। देखिए, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? स्टैटिक्स में तो चीज़ें सिंपल हैं, रेस्ट की कंडीशन के बारे में पढ़ना। मेन हमें यहाँ पे काइनेमेटिक्स से पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपनी, और आने वाले दिनों में हम काइनेटिक्स में आएंगे। काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करनी है और फिर काइनेटिक्स में जाएंगे। तो काइनेमेटिक्स में क्या है? काइनेमेटिक्स में हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में तो पढ़ना ही है, जैसा कि मैकेनिक्स का डिफिनेशन है। लेकिन उसके कॉजेज, जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, जो मोशन है, उसके कॉजेज के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपने अपने जूनियर क्लासेस में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे कि V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़ा है आपने। ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने पढ़ाई करी है। आपने पढ़ा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फार्मूले आप पढ़ कर आए हो पहले से, और भी बहुत सारे फार्मूले पढ़ो, लेकिन मैं यहाँ पे 3 फार्मूले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 3 फार्मूले जो है आपने पहले से पढ़ा है। आप कहते हो काइनेमेटिक्स में हमें वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बॉडी के रेस्ट एंड मोशन के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन उसके कॉजेज के बारे में नहीं पढ़ना, मतलब उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे कि काइनेमेटिक्स में आप बॉडी के रेस्ट एंड मोशन को तो पढ़ रहे हो, लेकिन उसके कॉजेज को हमें पढ़ना नहीं है, तो वो क्या काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसी का अपोजिट जो है वो जो है डायनेमिक्स है, काइनेटिक्स है। इसी का अपोजिट काइनेमेटिक्स। अगर मान लीजिए कि आप फोर्स को कंसीडर में रखते हो, बॉडी के रेस्ट या मोशन में होने का जो कॉजेज हैं, आप उसको अगर अंडर कंसिडरेशन लेते हो, अगर फोर्सेस की बात करते हो, आप इस पे अप्लाइड फोर्सेस की बात कर रहे हो, तो ये जो स्टडी है वो आ जाएगा हमारा काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, ये जो स्टडी है वो हमारा आ जाएगा काइनेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल आप फोर्स वगैरह की बात करते हो, जैसे कि डिफिनेशन फार्मूला वगैरह आपने कुछ देख रखा है, F इक्वल्स टू ma, है ना? यहाँ पे काइनेमेटिक्स में क्या है कि मान लीजिए फोर्स के बारे में किस तरह से हम बात नहीं करते हैं। हमने कहा कि एक कार जो है इनिशियल मतलब स्टार्ट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी 0 है उसकी, और उसका एक्सेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एक कार की अगर हम बात कर लें कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, एक्सेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम 5 सेकंड दिया गया है, तो उसके बाद हम बता सकते हैं ना उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो हमने यहाँ पे कहीं भी फोर्स को अंडर कंसिडरेशन नहीं लाया। हमने बॉडी के रेस्ट एंड मोशन के बारे में तो पढ़ा, लेकिन हमने वहाँ पे बात नहीं की अप्लाइड फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ेंगे। बातें यहाँ तक समझ में आ गई? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं काइनेमेटिक्स पे। चलिए अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। अपना पसीना साफ कर लें, उसके बाद बोर्ड को भी साफ कर लेते हैं। चलिए
काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। आपने बात करना है किसके बारे में? काइनेमेटिक्स के बारे में। तो चलिए काइनेमेटिक्स लिखियो। देखिए अब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। अब मोशन अभी तक जितना देर आप पढ़े वहाँ पे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आपका चैप्टर का तो नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन मोशन ऑन इन स्ट्रेट लाइन अभी तक आया नहीं, अभी तक की पढ़ाई में। अब आ रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आप काइनेमेटिक्स में आते हो तो काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो? काइनेमेटिक्स में आप पढ़ रहे हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है तो वर्टिकल है, किसी एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अगर वो मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो। अब बात करते हैं सेकंड की, क्या पढ़ेंगे? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। ये जो है इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि आप अगर किसी भी प्लेन में, एक वाई मान लीजिए आपके पास प्लेन है, अगर इसके अंदर आप स्टडी कर रहे हैं मोशन का, किसी प्लेन में अगर आप स्टडी कर रहे हो मोशन का, तो वो जो स्टडी होगा वो किस में आ जाएगा? मोशन इन ए प्लेन, जिसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बॉल दिया गया, आपने बॉल को हिट किया, बॉल को मारा बल्ले से, है ना, बॉल उड़ते हुए एक प्रोजेक्टाइल बनाकर इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, एक पाथ बना रहा है। ये जो पाथ जिस फॉलो करते हुए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया गिरा, ठीक है, तो इस तरीके का जो मोशन है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। या फिर आप बॉल फेंक रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका दोस्त मान लीजिए कि 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है, आप बॉल फेंक रहे हो, तो ये जो बॉल मोशन करते हुए आपके दोस्त के पास जाएगा, ये जो मोशन होगा उसे हम कहेंगे मोशन इन ए प्लेन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब एक टर्म और आता है हमारा, उसे हम कहते हैं मोशन इन ए स्पेस। मोशन इन स्पेस, इसका मतलब हो गया 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मोशन इन ए स्पेस मतलब इसका कुछ फिक्स नहीं है, एक मोशन स्पेस में हो रहा है, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड सारे डायमेंशन को फॉलो करते हुए। मान लीजिए कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, जो चिड़िया मतलब या फिर जो भी उड़ रहा है, बटरफ्लाई उड़ रहा है, ठीक है, या फिर आपकी मक्खी मच्छर, इनकी जो इनका मोशन हो रहा है ना, तो इनका कोई मोशन फिक्स नहीं है, किसी प्लेन में नहीं हो रहा है, कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के मोशन को हम कहेंगे मोशन इन स्पेस, या फिर इसको 3D मोशन कह सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा टॉपिक, जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमें जो पढ़ना है टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको कहा काइनेमेटिक्स में हम क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, मोशन इन प्लेन की बात करेंगे। एक है मोशन इन स्पेस, 3D मोशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये हो सकता है कि, अब मोशन को आप समझिए, इसको फील कीजिए आप, ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। स्ट्रेट लाइन मोशन की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल से आप समझो, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आप घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो, है ना, घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो, तो वो भी तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए कि रास्ता आपका ये है, थोड़ा आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो यहाँ तक स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, एग्जाम्पल। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो सिंपल अभी समझते हैं, बाद में इन चीज़ों को भी समझ लेंगे। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ तक चले गए, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो,
तो एक केस तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ आराम से बात करते हुए जा रहे हो और आपने लगभग स्पीड को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, आपकी जो रफ्तार है जाने की वो एक बराबर है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो कि आप जल्दी में जा रहे हो तो आपने स्टार्ट किया साइकिल चलाना और पहले धीरे धीरे चलाया, फिर उसके बाद उसको तेज़ी से चलाया, फिर और तेज़ी से चलाया, फिर स्कूल पहुंच गए। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक में तो डिफरेंस, पहला केस ये हुआ कि जब अब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, जब स्पीड आपकी कांस्टेंट है। दूसरा केस क्या हो गया? जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो गया? जब आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी हम दो तरीके के मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। एक तो मोशन ये होगा कि पहला काइंड इसका ये होगा कि यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। बात आप समझ रहे हो ना? देखिए इंट्रोडक्शन, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझनी होगी, यहाँ पे बातचीत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दो तरीके के मोशन होंगे। एक मोशन ये होगा, मोशन है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, जो मोशन है हमारा यूनिफॉर्म है, और दूसरा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड की अगर हम बात करें तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरे केस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो चलिए और इसे समझते हैं। देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप दो मोशन के बारे में बात कर रहे हो। आप कर रहे हो पहला जो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। दूसरा जो आप बात कर रहे हो, आप कर रहे हो कि जो हमारा दूसरा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। हमारा दूसरा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहला मोशन यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं आप। तो जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने स्कूल जाने वाली बात की कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो तो मोशन जो है हमारा यूनिफॉर्म है, आप एक ही रफ्तार से बराबर चल रहे हो। तो ये जो यहाँ पे जो केस हो गया वो हमारा जो स्पीड है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी आप कह लो, वो कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ कि स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, मतलब क्या? वेरिएबल है। स्पीड जो है वो वेरिएबल है ना, यही हुआ ना, ठीक है। जब ये हुआ तो इसका मतलब हुआ कि अब देखिए इसको फिर से हम समझते हैं कि स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ। किसी भी बॉडी का अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसको हम किस तरह से कह सकते हैं? इसका सबसे बड़ा तरीका यह है समझने का कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस कवर्ड विल बी सेम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई बॉडी मान लीजिए कि इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। किसी भी बॉडी की जो इनिशियल स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और आप यहाँ पे कह रहे हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, मान लीजिए 0 से 2 सेकेंड, मतलब साइकिल को आपने स्टार्ट किया कांस्टेंट स्पीड के साथ और 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, 2 से 4 सेकेंड ये, या फिर 3 से 5 सेकेंड, अगर इनकी बात करें, मतलब हम टाइम इंटरवल कितना दे रहे हैं? टाइम इंटरवल जो है वो हमारा 2 सेकेंड है। तो टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है, तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, चाहे ये केस हो या ये केस हो या ये केस हो, जो डिस्टेंस ट्रेवल है, जो कवर्ड डिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए पहले केस में अगर x है तो दूसरे में भी x होगा, तीसरे में भी x होगा। बात आई समझ में? आ गई ना? यूनिफॉर्म मोशन की बात समझ में आ गई कि अगर आपने टाइम इंटरवल इक्वल लिया तो डिस्टेंस
इक्वल कवर करेगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि वैसा मोशन जिसमें स्पीड जो है वेरिएबल है, स्पीड जो है वेरिएबल है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक मान लो ट्रैवल कर रहे हो आप, ये डिस्टेंस जो है मान लो कि 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया, फिर आपकी वेलोसिटी आपने 0 से स्टार्ट किया, आपकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें वेलोसिटी, तो यहाँ से इस तरीके से इंक्रीजिंग है ना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ग्राफ की बातें हम करेंगे, बस यहाँ पर आप समझने के लिए इसको समझिए कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 सेकंड में ये है, 2 सेकंड में ये है, 3 सेकंड में ये है, 4 सेकंड में ये है, तो इस तरह से वेलोसिटी भी इसकी बढ़ती जा रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी कम होता जा रहा हो। कोई भी बॉडी है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम यहाँ से स्टार्ट किया और एक समय पे आकर उसकी वेलोसिटी 0 आ गई, ई डायरेक्शन में मोशन हो रहा, तो ये वेरिएबल केस हो गया। मतलब हर एक समय पे इसकी वेलोसिटी जो है अलग अलग है, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे तो हम कह नहीं सकते हैं ना कि मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल यहाँ पे मान लो 2 सेकंड है, टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 2 सेकंड। सेम केस लिया हमने कि 0 से 2 to 4 और 3 to 5 की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो टाइम इंटरवल 2 और वेलोसिटी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड के बाद मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गया, इस तरीके से इंक्रीजिंग है ना। तो इस केस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इक्वल नहीं करेगा। हमें यहाँ पे बस यही समझना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, तो डेफिनेटली जब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी बढ़ रहा घट रहा इस तरीके से, इसमें मतलब अचानक से बढ़ जा रहा है, अचानक से कम जा रहा है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी भी टाइम इंटरवल पे वो इक्वल नहीं करेगा। इतना तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें कई सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग हम न्यूमेरिकल में लगाएंगे इसके। देखिए यहाँ से जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे इसके बाद, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन से जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे वो अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, है ना। और अगर आप एस सी वर्मा सर की बुक को फॉलो कर रहे हो तो उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें आप रेस्टल मोशन की बात कर रहे हैं, है ना, चैप्टर नंबर 3, तो उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे वही है सेम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेस्टल मोशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज टॉपिक हमें पढ़ना है पहले देख लेते हैं। वो पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंड दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को पहले पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि चलिए इस चैप्टर में हम क्या क्या अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे जिस तरह से बचपन में लिखा करते थे हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस, एक लाइन खींचा, यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, फिर भी यहाँ पे ध्यान से सुनिए। डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कवर्ड कर रहा है बॉडी, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में
जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। जो पाथ फॉलो करते हुए जितना टोटल डिस्टेंस जोड़ के 2 + 3 + 4 आपने किया, आपने कहा उसको डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, द मिनिमम, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस है, 2 पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस है उसको अगर हम बताएं तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो जो हमारा पहला डिफरेंस ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। और ये हम बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि टोटल और मिनिमम की क्या बात है। मान लो कि आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो, आपने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, आप पॉइंट बी तक गए स्ट्रेट, ठीक है। यहां से आपने टर्न लिया, पॉइंट सी तक गए। ये जो हो गया हमारा, मान लीजिए 8 किलोमीटर हो गया, ये जो हो गया हमारा 6 किलोमीटर हो गया, ये जो हमारा 8 किलोमीटर हो गया, ये 6 किलोमीटर हो गया। सेम ड्रॉ यहाँ पे करते हैं, यहाँ से आप इस तरीके से गए, फिर आप ऊपर गए इस डायरेक्शन में, यहाँ पर 8 किलोमीटर गए, यहाँ पर 6 किलोमीटर गए, ठीक है। पॉइंट ए, बी एंड सी की बात करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको डायरेक्शन याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। क्या होगा, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, है ना। यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बोल सकता था कि इधर से नॉर्थ गए, इधर से ईस्ट गए और फिर नॉर्थ में टर्न लिया। आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे इस तरीके से आ सकते हैं कि पहले आप ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर जा रहे हो, फिर वहाँ से टर्न ले रहे हो नॉर्थ की तरफ और वहाँ 6 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्शन याद रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए डिस्टेंस की बात करें तो मान लो कि डिस्टेंस को हमने L से डिनोट किया, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया, ठीक है। तो आप L बराबर बताइए, तो L इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल ये प्लस ये 8 + 6 यानी कि 14 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, 14 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच की मिनिमम क्या है डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम दूरी क्या है। तो ये अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो भी सी तक पहुंचते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता है अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो कम टाइम और कम दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एस इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू √8² + 6², है ना। 8² 64 और 6² 36, इसका आपने अंडर रूट किया, ये 100, ये आ गया 10, √10, √100 इक्वल्स टू 10, यानी कि s इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। और यहाँ पे डिस्टेंस L इक्वल्स टू 14 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें और समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चे की तरह इसको आप रट लो, दिमाग में डाल लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ऐसे भी आपको तकलीफ तो नहीं होगी क्योंकि आप पढ़कर आए हो पहले से, ठीक है। लेकिन देखिए एक केस ये हो सकता है कि बॉडी इस डायरेक्शन में चली, ईस्ट, फिर यहाँ से नॉर्थ, है ना, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ। यहाँ आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आप यहाँ चलते हो 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, आप यहाँ पहुँचते हो। आप कहते हो कि L जो डिस्टेंस टोटल कवर किया इसने कितना किया, तो आप कहते हो 8 + 6 + 4 + 3, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो आपने कहा ये हो गया 14, 18, 21 किलोमीटर। टोटल आपने 21 किलोमीटर कवर किया।
अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो s इक्वल्स टू क्या, s को हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट, ये नोटेशन हमने लिया था कि s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट से अगर स्टार्ट हुआ तो ये, फिर ये, तो ये 6 और ये, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर अंडर रूट यानी ये 10 आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको जब आप करोगे तो ये आएगा 5। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 15 किलोमीटर हो गया। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको रिलेशन बताना हो, आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताए, तो एक तो इसे देखकर ये लग सकता है कि ये डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। एक केस तो ये हुआ, आपने इसे सॉल्व किया और आपने कहा कि इसमें 21 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, यहाँ तक। अब एक दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, इसी को समझते हैं। आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ तक आए, फिर मान लो आप यहाँ तक आए, पॉइंट A B C की अगर हम बात करें, इस तरह से ABC, ठीक है, तो ABC की अगर हम बात करें, मान लो कि ये 8 किलोमीटर है और ये जो है हमारा वो 6 किलोमीटर है ना, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, चलिए इनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया और ये 3 किलोमीटर हो गया, ये हमारा स्कूल आ गया। ऐसा भी हो सकता है घर के बिल्कुल स्ट्रेट में स्कूल हो, ये घर है आपका और सीधा 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 स्कूल पहुंच गए, ये केस भी हो सकता है। अब इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इसका L डिस्टेंस कितना हो गया, सबको 8 + 6 + 4 + 3, ठीक है, 8 + 21 किलोमीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसका तो और मिनिमम कोई डिस्टेंस हो नहीं सकता है ना। तो यानी कि ये भी 21 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास जो रिलेशन है वो इस तरीके से है। हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो बराबर या बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपके पास जो रिलेशन आया, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, आप इसे नोट कर सकते हैं, है ना। देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट लाइन की बात है, जो भी आपने स्ट्रेट लाइन की बात करी, ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक A से B तक आपको जाना है, A से B तक आपको जाना है, तो हो सकता है आप इस रूट को फॉलो करते हुए पहुँचो, हो सकता है आप ऐसे पहुँचो, या फिर हो सकता है आप इसे A रूट को फॉलो करो, B रूट को फॉलो करो, C को फॉलो करो, ठीक है। आप पहुँच तो रहे हो B तक ही, कहाँ तक पहुँच रहे हो, पहुँच तो रहे हो B तक ही, लेकिन 3 अलग अलग रास्ते से पहुँच रहे हो। तो जो मिनिमम डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया A to B के बीच में वो ये है। तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों है वो क्या होगा, बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इस पर कुछ बेस न्यूमेरिकल करते हैं, इसे और अच्छे से समझने के लिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आपसे पहला न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है कि आप मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और इस पॉइंट तक पहुंच रहे हो, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, है ना। आपने इस रूट को फॉलो किया, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक सेमी सर्कल ठीक से बन नहीं पाया, सॉरी, है ना, सेमी सर्कल, और इसका रेडियस जो है, दिस इज सेंटर, और इसके रेडियस जो है वो मान लो 10 मीटर है, ठीक है। आप इस रूट को फॉलो करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि डिस्टेंस जो है L इक्वल्स टू वॉट और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वॉट क्या है। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ तक आए, तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या हो जाता है इसका, इसकी जो बाहर का जो परिधि है
पेरीमीटर जो है, ठीक है, वो क्या होता, वो होता 2 पाई आर। लेकिन ए टू बी तक जा रही इस रास्ते को फॉलो करते हुए, तो ये एक सेमी सर्कल है, तो यानी अगर ए टू बी की हम बात करें तो ये हो गया पाई आर, है ना। इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, यानी कि आप कह सकते हो कि आर 10 पाई कह देते हैं, 10 पाई मीटर, ठीक है। आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट तो ये मिनिमम कितना इसने ट्रेवल किया, मिनिमम आपने ए से बी तक इस रास्ते से अगर गए तो मिनिमम आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये क्या हो गया, आर प्लस आर 2r, ठीक है, आर प्लस आर 2r, आर प्लस आर 2r। यहाँ पे अगर आप बात करो इसकी पाई की, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक है। तो 3.10 पाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 इतना मीटर, ठीक है, 31.4 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो आप, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 मीटर, है ना। तो इस केस में भी आपने देखा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है ना। बच्चों जैसे सवाल हैं, कुछ कुछ करते चलते हैं और समझते चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, है ना। देखिए एक रूट ये हो सकता है कि मान लो कि आप यहाँ से स्टार्ट किए चलना, है ना, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो चलना, आप पहले इस रूट को फॉलो करते हो, फिर यहाँ आते हो, फिर यहाँ बी पॉइंट तक पहुँचते हो, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना, दिस इज ए, दिस इज बी, और इस रूट को फॉलो करते हुए यहाँ गए, इस रूट से गए, इस रूट से गए, ठीक है। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि रेडियस जो है वो सेम 5 मीटर है, रेडियस जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। ये क्वार्टर सर्किल 1/4 ऑफ द सर्किल, तो 1/4 ऑफ द सर्किल अगर उसके पैरामीटर निकालो तो आप कहते हो पूरे के लिए कितना 2 पाई आर। अगर पूरी सर्किल की हम बात करें, रेडियस अगर आर है तो इसके लिए पूरे सर्किल के लिए 2 पाई आर। अगर क्वार्टर की बात करें तो यानी कि 4 से डिवाइड दिख रहे तो पाई बाई आर बाई 2, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस हो गया कितना, यहाँ पे मान लीजिए आप नाम देते हो इसका CO, है ना। तो अगर डिस्टेंस की हम बात करें, डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट क्या है, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AC प्लस CO प्लस OB। यही हुआ ना, यही हुआ ना। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, C तक आए, C से फिर O पे आए, O से फिर B पे आए, तो यानी कि L इक्वल्स टू, अगर L को हम डिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है, L को हम डिस्टेंस कह रहे हैं, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC CO प्लस OB, है ना। अब चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखो, AC इक्वल्स टू पाई R बाई 2 प्लस CO यानी कि R रेडियस, ये रेडियस R है, ये R है, ठीक है, इस तरीके से, और प्लस OB इक्वल्स टू R, ये वैल्यू है। तो यानी कि पाई बाई 2R प्लस 2R, ठीक है। मान लो R कॉमन लेते हो तो 2 प्लस पाई बाई R, पाई बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू है L की, L इक्वल्स टू दिस। आप इसमें 5 वैल्यू रखो और कैलकुलेट कर सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो साफ है ना, कि इनिशियल पॉइंट लिया, फाइनल पॉइंट देखा, दोनों को आपस में मिला दिया, जो मिनिमम डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यानी कि AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा R प्लस R, ठीक है। मतलब AC इक्वल्स टू आप कह सकते हो AO ये प्लस OB, ठीक है, तो यानी 2R। इस केस में देख रहे हो 2R तो यहीं पे आ गया, ये टर्म एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देख रहे हो ना 2R, तो ये तो एक दूसरे को इक्वेट कर दिया। टर्म एक्स्ट्रा कौन सा है, ये, यानी कि L इज ग्रेटर देन किसके, S के, ये केस हो सकता है। चलिए इसे अब तो आप समझ ही गए होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्टेंस टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम
2 पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और हो सकता है समझने के लिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने कहा कि आप मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हो और यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ पहुँचते हो, और ये एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, इसे हमने मिला दिया। हमने कहा रेडियस जो है वो उसका r है, पॉइंट A टू B की बात कर रहे हैं, पॉइंट A टू B की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो रास्ता इसने ये फॉलो किया कि AOB, A से स्टार्ट किया, O तक आया, फिर B तक गया, ठीक है। तो इस केस में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो L इक्वल्स टू, L अगर डिस्टेंस है तो हम लिख सकते हैं AO प्लस OB। तो दिस इज ऑल्सो रेडियस और ये भी रेडियस, तो R प्लस R की बात कर रहे हैं, ये हमारा हो गया 2R, है ना, टोटल डिस्टेंस R प्लस R। साथ में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें A से B तक, तो ये डिस्टेंस ये इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर ये कैलकुलेट करना है आपको, तो ये दोनों पोर्शन और ये अगर तीनों को आप मिलाते हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको आर की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ए बी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि √2r, यही है ना, ये आर ये आर, अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये जो ए ओ बी है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कि अगर ए और बी को कैलकुलेट करना है तो ये साइड और ये साइड का स्क्वायर करके उसे अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट कर देंगे। तो हमने स्क्वायर किया, प्लस किया, फिर इसका अंडर रूट किया, हमने कैलकुलेट कर लिया कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम एस की जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। एस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्लियर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम बातें कर रहे हैं, उसमें हम पहला जो लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ें, आप और भी इसकी न्यूमेरिकल करते रहिए खुद भी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ओके।